नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था भाग 9 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 9। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम द्वि एवं बहुसाक्षरकों अम्लों तथा द्वि एवं बहुअम्लीय साक्षरक के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, सम आयन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, बफर विलयन के बारे में पढ़ेंगे और अल्प विलेय लवणों की विलेयता साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम द्वि एवं बहुसाक्षरकों अम्ल तथा द्वि एवं बहुअम्लीय साक्षरक के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एवं फास्फोरस एसिड आदि कुछ अम्लों में पर मोल में एक से ज्यादा आयोनाइजेबल प्रोटॉन होता है। ऐसे अम्लों को हम बहुसाक्षरकी या पॉलीप्रोपिक एसिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक H2X डाइबेसिक एसिड लेते हैं जिसमें आयोनाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। इसमें H2X से H+ निकाल लिया और इसका साम्यावस्था स्थिरांक Ka1 बनाकर लिख दिया। इसी तरह अगर हम इससे दूसरा H+ आयन निकालें तो रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 लिखा। यहाँ पर Ka1 और Ka2 को H2X एसिड का फर्स्ट एवं सेकंड आयनन स्थिरांक कहते हैं। इसी प्रकार H3PO4 जैसे ट्राइबेसिक अम्ल के लिए 3 आयनिक स्थिरांक होते हैं। हम यहाँ पर कुछ पॉलीप्रोपिक एसिड्स के आयनन स्थिरांक के मान इस टेबल में दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फास्फोरस एसिड के 3 आयनन स्थिरांक हैं, मतलब उसमें से हम 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन ले सकते हैं। और आप यहाँ एक चीज और देख पा रहे होंगे कि Ka1 का स्थिरांक Ka2 और Ka3 स्थिरांक के मान से ज्यादा है। इसी तरह Ka2 स्थिरांक का मान Ka3 स्थिरांक के मान से ज्यादा है। इसका यह कारण है कि नेगेटिवली चार्ज आयन से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव को जुदा करना मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण Ka2 Ka1 से ज्यादा होता है और Ka3 Ka2 से ज्यादा होता है। इसका एक और एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जैसे कि H2CO3 से H+ निकालना ज्यादा आसान होगा HCO3- के मुकाबले से। इसी तरह डबली चार्ज HPO4 नेगेटिव से H2PO4 नेगेटिव की तुलना में प्रोटॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। इस स्लाइड में हम अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम किसी एसिड की pH निकालना सीख चुके हैं, एसिड की स्ट्रेंथ पता करना सीख चुके हैं, पर अभी तक हमें ये नहीं पता लगा एक एसिड दूसरे एसिड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, किन फैक्टर्स की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एक अम्ल की डिसोसिएशन सीमा Ha बॉन्ड की स्ट्रेंथ और पोलैरिटी पर निर्भर करती है। जब Ha बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती है तब बॉन्ड को डिसोसिएट करने में ऊर्जा घटती है, यानी एक बॉन्ड को तोड़ने में कम ऊर्जा लगती है। और इसका मतलब यह होता है कि Ha का अम्ल सामर्थ्य बढ़ता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी तरह जब Ha बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा हो जाता है। तब Ha बॉन्ड के बीच एक मार्क चार्ज सेपरेशन होता है जो कि बॉन्ड के बीच में होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटना बहुत आसान हो जाता है और अम्लीयता में वृद्धि होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आकार में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अम्ल सामर्थ्य में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि H और I का बॉन्ड टूटना ज्यादा आसान है H और F के बॉन्ड टूटने के मुकाबले। एक तो आयन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और दूसरा इनकी पोलैरिटी में। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल के एक ही रो के तत्वों की बात करते हैं तो Ha बॉन्ड की ध्रुवता अम्ल सामर्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक हो जाती है। जैसे जैसे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे अम्ल का सामर्थ्य भी बढ़ता है।
इसको हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अम्ल सामर्थ्य में भी वृद्धि हो रही है। इस स्लाइड में हम अम्लों एवं साक्षरकों के आयनन में सम आयन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आइए हम एक एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिसोसिएशन इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन द्वारा दिखाई गई है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ AC बराबर है CH3COO के, और इसका Ka कुछ इस तरह से आएगा। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन घटती है। इसी तरह अगर हम बाहरी सोर्स से H+ आयन मिलाएं तो साम्यावस्था अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी उस दिशा में शिफ्ट या मूव होती है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। यह घटना सम आयन प्रभाव का उदाहरण है। किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने से जो विघटन साम्य में पूर्व से उपस्थित आयनिक स्पीशीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को विस्थापित करता है, वह सम आयन प्रभाव कहलाता है। इस स्लाइड में हम बफर विलयन के बारे में पढ़ेंगे, यानी बफर सॉल्यूशन के। ऐसे विलयन जिनका pH तनु यानी डाइल्यूशन करने या अम्ल या साक्षरक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। ज्ञात pH के विलयन के अम्ल को pKa तथा साक्षरक के pKa के विदित मानों तथा अम्लों और लवणों के अनुपात या अम्लों तथा साक्षरकों के अनुपात के नियंत्रण द्वारा बनाते हैं। एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट का मिश्रण लगभग 4.75 pH पर बफर विलयन देता है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण 9.25 pH पर बफर विलयन देता है। इस स्लाइड में हम अल्प विलयी लवणों की विलयता साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि solubility equilibria of sparingly soluble salts। हम यह जानते हैं कि जल में आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में बहुत अंतर रहता है। इनमें से तो कुछ इतने अधिक सॉल्युबल हैं कि वे प्रकृति में हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और एटमॉस्फेयर से जल वाष्प कर लेते हैं, यानी जल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। और इसका दूसरा उदाहरण है लिथियम फ्लोराइड, जिसकी विलयता इतनी कम है कि इन्हें सामान्य भाषा में अविलयन कहते हैं। विलयता कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से मुख्य है लवणों की जालक ऊष्मा यानी लैटिस एंथैल्पी तथा विलयन में आयनों की विलयक एंथैल्पी यानी सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। एक सॉल्ट को विलयक में घोलने के लिए आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल यानी जालक एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से आयन सॉल्वेंट इंटरैक्शन अधिक होनी चाहिए। आयन की सॉल्वेशन एंथैल्पी को सॉल्वेशन के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव होती है, यानी इसमें से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। विलायकीय ऊर्जा की मात्रा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। नॉन पोलर विलायक में विलायकीय एंथैल्पी की मात्रा कम होती है, जो सॉल्ट्स की चालक ऊर्जा को ओवरकम करने में सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप लवण अध्रुवी विलायक में नहीं घुलता है। अगर कोई सॉल्ट एक साम्य नियम से जल में घुल सकता है, तो इसकी सॉल्वेंट एंथैल्पी लवण की जालक एंथैल्पी यानी लैटिस एंथैल्पी से अधिक होनी चाहिए। हर सॉल्ट की एक अभिलक्षणीय विलयता होती है, जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। इसीलिए प्रत्येक सॉल्ट की अपनी विशेष विलयता होती है और यह ताप पर भी निर्भर करती है। विलयता गुणनफल स्थिरांक यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो आइए हम इसका कांस्टेंट निकालते हैं। इसके लिए हम बेरियम सल्फेट सॉलिड लेते हैं, जिसको हम इसके सैचुरेटेड जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं। अनडिसॉल्व्ड सॉलिड यानी अध्रुवित ठोस और इसके आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, जिसको हम इस रिएक्शन द्वारा दर्शाते हैं। और इस रिएक्शन का हम साम्यावस्था स्थिरांक कुछ इस तरह लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें बेरियम सल्फेट एक शुद्ध सॉलिड है और शुद्ध सॉलिड की सांद्रता स्थिर होती है,
तो इसका एक और स्थिरांक हम कुछ इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर Kp को विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इस समीकरण में Ksp का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान 298 केल्विन पर 1.1 × 10⁻⁻10 है। इसका मतलब यह है कि ठोस बेरियम सल्फेट जो कि अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ साम्यावस्था में है यानी इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए बेरियम तथा सल्फेट आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल इसके विलेयता गुणनफल स्थिरांक के बराबर होगा। यह दोनों आयनों की सांद्रता बेरियम सल्फेट की मोलरता विलेयता के बराबर होगी, यानी मोलर विलेयता S हो तो हम दोनों मोलर कंसंट्रेशन को S मानेंगे और हम कुछ इस तरह सॉल्व कर देंगे, जिस कारण हमारी बेरियम सल्फेट की मोलर विलेयता 1.05 × 10⁻⁻5 होगी और इसका SI यूनिट मोल पर लीटर होता है। कई सॉल्ट डिसोसिएशन की वजह से अलग अलग आवेशों वाले दो या दो से अधिक केटाइन या एनाइन दे सकते हैं। तो आइए हम जिरकोनियम फॉस्फेट का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये डिसोसिएट होता है 3 जिरकोनियम केटाइन जिनका चार्ज +4 है और 4 फॉस्फेट आयन जिनका चार्ज -3 है। अगर मोलर सॉल्युबिलिटी जिरकोनियम फॉस्फेट की S है तो हम स्टोइचियोमेट्री से देख सकते हैं कि जिरकोनियम +4 की मोलैरिटी 3s है और फॉस्फेट की 4s होगी और इसका Ksp कुछ इस तरह आएगा और Ksp की वैल्यू 6912 × S⁻7 होगी। और अगर हम इसका मोलर सॉल्युबिलिटी निकालना चाहें तो वह कुछ इस तरह आएगी। यदि कोई सॉलिड सॉल्ट जिसका जनरल फॉर्मूला हमें निकालना हो और इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S हो और वो अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में हो, उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कुछ इस तरह से लिखा होगा, मतलब Ksp कुछ इस तरह से होगा। और अगर हम Ksp के लिए सॉल्व करें तो वह कुछ इस तरह आएगा, जहाँ पर Ksp बराबर है x⁻x डॉट y⁻y और h⁻x+y। और अगर हम h⁻x+y के लिए सॉल्व करें तो हम h⁻x+y को लेफ्ट में रखते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को राइट में लाते हैं और इस तरह सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम x+y को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो वह कुछ इस तरह से आ जाएगी। समीकरण में जब एक या अधिक स्पीशीज की सांद्रता उनकी साम्यावस्था सांद्रता नहीं होती है, तब Ksp को Qsp से बदल दिया जाता है और जब साम्यावस्था होती है तो Ksp बराबर Qsp होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने द्वि एवं बहुसाक्षरको अम्ल तथा द्वि एवं बहुअम्लीय साक्षरक के बारे में सीखा, अम्ल सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सीखा, सम आयनन प्रभाव के बारे में सीखा, बफर विलियम के बारे में सीखा, अल्प विलीय लवणों की विलेयता साम्यावस्था के बारे में सीखा। धन्यवाद।